Hi guys, welcome back to शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को शालिनी की तरफ से। मैं हूँ शालिनी, आपका स्वागत करती हूँ शालिनी क्लासेस में। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है, मिल रहे हैं हम यहाँ पर। डेली क्लासेस कर रहे हैं, शाम को 8 बजे क्लासेस हो रही है। आपकी 7 बजे की क्लासेस का प्लान है मेरा कि आपकी 2-2 क्लास बढ़ाई जाए ताकि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो। मई में अगर एग्जाम होता है तो फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल 2 ही महीने हैं जिसमें आपके 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने हैं। फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत तो सभी सब्जेक्ट की कर दी है। साइंस और संस्कृत शायद बचा है शुरुआत करने के लिए, वो भी जल्दी हम कर देंगे। आपकी हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे। छोटा सिलेबस है इस बार का, बहुत ब्रॉड नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर सेमेस्टर। अच्छा सिलेबस है, देखने को हमें जानने को मिलेगा। 8 सब्जेक्ट हैं, 8 पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से हम लोग कर ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो यहाँ पर मैं शैक्षिक मूल्यांकन का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि आपका पेपर 1 ही लेकर चल रही हूँ ताकि 50 नंबर का एक बड़ा पेपर हमारा सॉल्व होता चले। अभी तक की क्लासेस में मैंने शैक्षिक मापन से संबंधित सारी बातें आपको क्लियर बताई कि शैक्षिक मापन क्या होता है, आवश्यकताएं, महत्व, विशेषताएं, सब कुछ मैंने बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी, आप वहां से देख लेते हैं। आज मैं यहाँ पर मूल्यांकन का जो टॉपिक है यानी कि इवैल्यूएशन, उसको मैं यहाँ पर लेकर आई, जिसे फुल डिटेल में आपको चर्चा करके बताऊंगी कि मूल्यांकन क्या होता है। इनके बारे में जितनी भी संबंधित बातें जो आपके कोर्स से संबंधित हैं, आपको एग्जाम में आएंगी, आपके पेपर में आएंगी, वो मैं यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ फुल डिटेल में। आप अपनी नोट्स को मेंटेन करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में रिवीजन हो पाएगा। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, टेलीग्राम से भी अगर आपको लेना है तो आप कांटेक्ट करके राज सर से आसानी से नोट्स को ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप जुड़ेंगे शालिनी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेल करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। आइए फ्रेंड्स, चलते ही जानते हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं वक्त को। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? जब मूल्यांकन के बारे में पढ़ना तो उसके अर्थ से पहले संबंधित बातें जान लेते हैं, तब हमको चीज़ें और क्लियर आ जाएंगी। क्योंकि आपको 1 नंबर का सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, या मूल्यांकन के अर्थ से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स आएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, मूल्यांकन का मतलब यहाँ पर है कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जो ये पढ़ाई लिखाई का सिस्टम चलता है, कार्य प्रणाली जो पढ़ाई लिखाई की चल रही, उसका एक बहुत ही अभिन्न मतलब एकदम मस्त अंग है। मस्त जैसे कि बहुत ही वैल्यूएबल है। जो चीज़ मस्त है वो हमारे यूज़ में है, मतलब बहुत ज़्यादा। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। अच्छा, पता है ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है ना, ये पढ़ाई से ही संबंधित नहीं है। ये मतलब नहीं है कि आप मनोविज्ञान की हर एक चीज़ को ले जाके पढ़ाई से ही जोड़ दो। ये आपके जीवन के हर एक पड़ाव पर, हर एक पहलुओं पर बहुत संबंधित है, बहुत रिलेटेड है। क्योंकि इनके बेस पे आप अपने निर्णय को लेने में एकदम उत्तम निखर पाते हो कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा एक टेस्ट होता है तो हमें रिपोर्ट कार्ड जब मिलता है तो हम क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, नई क्लास में जाते हैं। तो उसी तरीके से मूल्यांकन का मतलब है कि जब हमने कोई जांच की, कोई कार्य किया, तो हमको अपने स्तर तक पहुंचने के लिए ये मूल्यांकन के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, वो पता चलती। हम उस पर कार्य करते हैं, फिर हम उस तक पहुँचते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये कार्य सिर्फ पढ़ाई में ही जांच करना जरूरी नहीं है। आपको बहुत सारे जीवन में ऐसे रास्ते, कार्य पड़ेंगे जिसमें आप इस मूल्यांकन का इस्तेमाल करके अपने कार्य को आगे तक कर पाएंगे। तो यही कहता है कि मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से ही संबंधित है, ये जीवन के हर एक पहलुओं से भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध रखता है, एकदम संबंधित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप से मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है। हम जीवन में जाते हुए भी, चाहते हुए भी, जानते हुए, ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी, कहीं ना कहीं मूल्यांकन का जो रास्ता है वो किसी न किसी रूप में हमसे हो ही जाता है, या उस रास्ते से हमें गुजरना ही पड़ता है जहाँ पर हमारा मूल्यांकन होता है। फिर उसके बेस पे हम निर्णय लेते हैं कि हमें क्या कार्य करना है आगे चल के। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी जिससे आपको ये बात एकदम कंठस्थ और क्लियर हो जाएगी। देखिए, कह रहा है, एक डॉक्टर अपनी औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के आधार पर करता है। डॉक्टर के पास बहुत सारी दवाई हैं। अब अगर ये जरूरी नहीं कि सारी दवाई एक कस्टमर को दे दी जाएगी, ठीक, क्योंकि उसकी जो दवा, औषधि की जो प्रभावशीलता है, औषधि का जो प्रभाव पड़ेगा वो रोगी के जो रोग है उसके बेस पर डॉक्टर उसको रोगी देगा। कैंसर के मरीज को डायबिटीज़ की दवा नहीं दी जाएगी, ठीक है। किसी और चीज़ का थोड़ा सा कोई छोटा सा मर्ज है तो आपको कोई बहुत बड़ी डोज की, हाई पावर की दवा नहीं दी जाएगी। अब बुखार छोटा सा हुआ है तो निमोसलाइड, पैरासीटामोल
पैरासीटामोल आती है, निमोस्लाइड पैरासीटामोल, पैरासीटामोल नहीं निमोस्लाइड पैरासीटामोल आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। या देसी उपचार में ले पी लो, चिरायता एक आता है वो पी लो, तो वो फ़ायदा करता है। लेकिन अब हाई डोज की जाके इंजेक्शन लगवा के बुखार उतरने के लिए, छोटा सा बुखार, तो वो एक गलत बात है। तो कह रहा है कि डॉक्टर की जो दवा का प्रभाव है वो रोगी के जितने मर्ज होते हैं, रोगी की जो बीमारी है उसके बेस पर करता है। बाग का माली अपने पौधों का मूल्यांकन उनकी सुंदरता के आधार, बाग का जो माली होता है वो अपने पौधों की सुंदरता का मूल्यांकन उनकी खूबसूरती, उनकी बनावट, उनके मतलब जितना वो ग्रोथ होती है उसके बेस पे करते हैं। उसी प्रकार से उनको ठीक ठाक करते हैं। और ठीक ही ठाक इसी प्रकार से जो शिक्षक होता है वो अपने प्रशिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार के परिवर्तन के आधार पर करता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। क्योंकि पता है बहुत सिंपल बातें आपको मैंने उदाहरण के द्वारा बताई और 3-4 बताया मैंने। जैसे मैं आपको अगर ये पढ़ाई के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई के सेंस में पता है कैसे, टीचर जब कोई चीज़ सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, बता रहा है, बोल रहा है, सुनना हमारी एक बहुत बड़ी गलती है कि हम सुनते नहीं, सामने वाले को हम इज्जत नहीं देते कि वो क्या, अरे कुछ तो 2 सेकंड सुन लो आप। तो टीचर की कोशिश करता है कि वो क्या टेक्निक को ले आया, किस पद्धति से वो पढ़ाने का प्रयास किया, उसने क्या क्या सोच कर कार्य किया। अगर उससे संबंधित बच्चे के अंदर कोई परिवर्तन अगर उनको देखने को मिलता है, तो टीचर उसी बेस पर मूल्यांकन के एक रिजल्ट को प्रारूप में एक रिपोर्ट कार्ड में उतार कर देता है कि हाँ मैंने ये चीज़ की, ये चीज़ पढ़ाया बताया, तो इसका प्रभाव बच्चे में देखने को मिला। अब प्रभाव कैसे मिला कि बच्चे के 2 पैर थे तो 4 पैर नहीं हो जाएंगे, बच्चे के 2 ही पैर रहेंगे, लेकिन उसके उठने बैठने, बिहेव करने, बात करने, लिखने, पढ़ने, आचार व्यवहार में परिवर्तन आएगा। या जिस भी फील्ड में प्रशिक्षण दिया गया होगा, जैसे साइंस में दिक्कत है उस पर साइंस में थोड़ा जोर दिया गया, उसको पढ़ाया गया, तो क्या साइंस में सुधार आया कि तो टीचर इस चीज़ को जांचता है। अगर इस चीज़ में सक्सेस है तो वो उसी के बेस पे मूल्यांकन का एक कार्ड जारी करता है कि हाँ ये चीज़ है। तो इससे क्या हो कि बच्चे का भी वो विकास हो गया और टीचर की वो सफलता भी पूरी हो गई, जिसमें वो कार्य इतना वो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका उसको अंतर्गत रिजल्ट मिल गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो मूल्यांकन है वो हर एक स्तर पर और बहुत संबंधित है, जिसका जीवन में हमारा काफ़ी लाभ है और हम यूज़ करके अपने कार्य को आगे कर सकते हैं, रुकते नहीं हैं। आगे ये कह रहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण को, योग्यता को, विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। हम जब मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के अंदर गुण इंक्लूड होता है, उनकी एबिलिटी इंक्लूड होती है, उनकी कैपेबिलिटी इंक्लूड होती है, उनकी स्किलनेस उसमें होती है, उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज उसमें इंक्लूडेड होती है। उनका उद्देश्य उसमें निहित होता है कि हम किस बेस पर मूल्यांकन कर रहे हैं, किस चीज़ को ध्यान में रखकर मूल्यांकन कर रहे हैं। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिणामात्मक, गुणात्मक एवं दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमें एक परिणाम पता चलता है, हमें एक गुणात्मक चीज़ें पता चलती हैं क्योंकि हम रिजल्ट देखते हैं, क्वालिटीज़ देखते हैं। इसके आधार पर छात्र की योग्यता और उनकी उपलब्धि दोनों का आकलन कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास मात्रात्मक, गुणात्मक चीज़ें हैं जिनके बेस पर, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम कार्य को कर पा रहे हैं, जांच कर पा रहे हैं, हमको ये एक जिम्मेदारी के तौर पर कार्य सौंपा गया है, तो उसके बेस पे हम उनकी जो योग्यताएं होती हैं उनको हम आकलन करते हैं। और जहाँ बाधा होती है फिर उनको हम एक सजेशन देते हैं कि आप में ये दिक्कतें हैं, ये चीज़ें बाधाएं क्रिएट कर रही हैं, जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा पहलू है जो आपको मदद करता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि मूल्यांकन 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन सा, ये बताते हैं। मूल्यांकन में मूल प्लस अंकन, ये आपको बहुविकल्पी में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मूल्य यहाँ पर है इवैल्यूएशन, वैल्यू से, और अंकन का मतलब है नंबर, एसेसिंग नंबर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं इनसे संबंधित है जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली परिभाषा है, क्या नाम है इनका, कॉर्नब्रेक। इन्होंने कहा है, इन्होंने अपनी मतलब मतानुसार के अनुसार कहा कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र या एक डिसीजन पहुंच पाते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं। मूल्यांकन से ये समझ में आता है जब हम कई बार पहले पढ़ाए, समझाए, दिखाए कि बाद में फिर हम ये देखते हैं कि आप लोग के रिव्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं, आप लोग व्यूज़ दे रहे हो कि नहीं, आप लोग क्लास में आ रहे हो कि नहीं, पंचुअलिटी बनाए हुए कि नहीं, आपका यहाँ पर एडजस्टमेंट लगा हो, यहाँ पे इंटरेक्ट हो पा रहे कि नहीं, पढ़ने की विधि को यूज़ कर पा रहे। मैं ऐसी चीज़ें उसमें मैं भी खुद सोचती हूँ ना। तो वैसे कॉर्नब्रेक साहब ने बोला कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा शिक्षक जो होता है वो बच्चे के लिए एक ऐसा डिसीजन ले पाता है, डिसीजन लेने के लायक बन पाता है कि जो शिक्षा वो इतनी देर से दे रहा है, 6 महीने से पढ़ा रहा है, तो क्या वो बच्चे इतने रिजल्ट तक पहुँच पाए, लक्ष्य तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे। तो ये परिभाषा, ये मूल्यांकन का एक परिभाषा है जो कॉर्नब्रेक साहब ने कहा। दूसरा है स्टोन साहब।
स्टोन साहब ने कहा कि मूल्यांकन एक नवीन प्रावधिक पद है जिसका प्रयोग मापन की धारणा की परंपरागत जांचों और परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम है, जो तरीका है मूल्यांकन, एक नया तरीका, एक नया पद है जिसके बेस पर हम काफ़ी चीज़ों को जाँच रहे हैं। हम लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट के बेस पर हम टिक आउट कर रहे हैं कि क्या क्या है, टिक मार रहे हैं, ये चीज़ें हो गई, यहाँ तक पहुँच गया, इस लेवल तक पहुँच गया। और ये परीक्षाओं की, ये इन्होंने बोला कि अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हो तो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड को ही जाकर मत देखो, सिर्फ आप उनके पूरे एक एक चीज़ को मेजर करो कि क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या गलती समझ में आ रही है। जब आप 4 लोगों से मिलते हैं, समझते हैं, बात करते, तभी तो आपको समझ में आता है कि अच्छा फला व्यक्ति में ये दिक्कतें हैं, ये बाधाएं रुक रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उसके बेस पे सोचते हैं, कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि मूल्यांकन एक व्यापक तरीके से किया गया एक रास्ता है, पहलू है, जिसमें हम कार्य को ध्यान में रखते हुए कर सकते। स्टोन साहब ने अच्छी परिभाषा दी है कि मूल्यांकन सिर्फ परीक्षाओं पे ही नहीं डिपेंड है कि आप जाओ एग्जाम ले लो, क्लास में जाओ, टेस्ट दे लो, क्वेश्चंस करवा लो और उसी के बेस पे आप कर दो। हो सकता है कि कोई बच्चा उस विषय में ना अच्छा हो, उसका कोई और विषय अच्छा हो, तब आप उसको तो निगेटिव मार्किंग दे देंगे, तो ये उस बच्चे के साथ अनफेयर होगा। तो यही बात है। अब बात कर रहे थे कोठारी साहब ने, इन्होंने भी अपनी टीका टिप्पणी की है। आइए जानते हैं क्या कहा है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया। इन्होंने बोला कि मूल्यांकन क्रमिक का मतलब क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरी जो शिक्षा प्रणाली, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि शैक्षिक उद्देश्य से घने संबंधित रूप से संबंधित है। जो कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, जिसलिए आप मेहनत करो, जिसलिए इतना पढ़ाया जा रहा है, इतना किया जा रहा है, उसका घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि मूल्यांकन के बेस पे आप अपने लेवल को जांच पाते हो कि अगर हमें टॉप 10 के मतलब लेवल 1 पे पहुंचना है, तो हम 8th पे हैं, 9th पे हैं, 10th पे हैं, 7th पे हैं, 6th पे, किस लेवल पे हैं, उसी लेवल पे स्तर को देखते हैं। फिर धीरे धीरे करके पहले यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने के लिए हमको यहाँ से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, हम डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो कोठारी आयोग ने इस बात को बोला कि हम कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हमें क्रम का बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा, तभी हम उस तक पहुँच सकते हैं। और उद्देश्य तक पहुँचने के लिए या पहुँचाने के लिए इन मूल्यांकन का बड़ा ज़रूरी है, हमको इनकी सीढ़ी पर चढ़ते हुए ही जाना होगा। क्लियर? बहुत सिंपल बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए आइए जानते हैं। मूल्यांकन का अर्थ केवल विषय वस्तु को रटे रटाए ज्ञान की जांच करना नहीं। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि आप उनको आज दे दो और कल जाके वो रट्टा मार के आए और वो आपको ब्ला 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 करके फटाफट सुना दे। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। मूल्यांकन किसी एक बिंदुओं पर आप निश्चित नहीं कर सकते हो, ठीक है। मापन तो कर सकते हो, क्योंकि मापन में अगर लंबाई नापनी तो सारे बच्चों को खड़ा करके लंबाई नाप लो, ठीक है। वजन नापना तो वजन नाप लो, वो अलग बात है। लेकिन मूल्यांकन में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये नहीं है कि आप रटी रटाई जो ज्ञान है, विद्या है, उसी के बेस पे आप उसको नंबर दे दो, उसी के बेस पे आप उसको सब कुछ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व में अपेक्षित परिवर्तन का पता लगाना। बच्चों के होल डेवलपमेंट में जो परिवर्तन आ रहा है, आप जो कार्य कर रहे हो, सीख रहे हो, सिखा रहे हो, उसको आपको एनालिसिस करना होगा कि आप उसमें क्या देख रहे हो। देखो फ्रेंड्स, एक बात जानो, जैसे प्राइमरी में जब आप जाओगे कार्य करने या सही चीज़ें होंगी, तो आपने देखा होगा कि बच्चों के लेवल को आप जब तक आकलन नहीं कर पाओगे, कितना इन बच्चों को आता है और कितना हम इसके आगे पढ़ाएंगे, आप उनके पूर्व ज्ञान को बिना जांचे कार्य नहीं कर सकते। तो जांचना मूल्यांकन में ही तो आ गया। तो यहाँ पर है कि हम रटी रटाई चीज़ों को लेकर, एक चीज़ को लेकर नहीं कह सकते, हमको उनके पूरे सर्वांगीण व्यक्तित्व को मद्देनजर रखते हुए हर एक चीज़ जो परिवर्तन हो रहा है उन पर गौर फरमाना होगा। तभी हम उस पहलू तक पहुँच पाएंगे, एक निर्णय तक पहुँच पाएंगे कि हमको क्या करना है। यह प्रक्रिया जांच कार्य के पश्चात समाप्त नहीं होती। अच्छा, एक बात ये भी इसमें है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने गया और छोड़े थे कि एक चीज़ का मूल्यांकन कर लिया और प्रक्रिया खत्म हो गई। नहीं, ये हमेशा चलने वाली, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है, क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है और उस गोल तक पहुँचने के लिए हम कार्य करते हैं। जो बाधाएँ आती है उसको शेयर करते हैं, साझा करते हैं, सोल्यूशन मिलता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण के उद्देश्य को, शिक्षण की विधियों को, शिक्षण के पाठ्यक्रम को, मूल्यांकन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि तरीके आदि की सीमाएं उनमें आवश्यक परिवर्तन का भी पता लगाती हैं। हम इस मूल्यांकन के बेस पर जो तरीके हैं, जो पद्धतियां हैं, जो उद्देश्य है, जो पाठ्यक्रम, वो कहाँ तक पहुँचा, क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें हैं, हम इसके बेस पर पता लगा पाते हैं, जो कि बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे का विकास होगा तो एक जिले का विकास, एक देश का विकास, एक राष्ट्र का विकास होगा। तो सारी चीज़ें जो बनाई जा रही, की जा रही है, उससे राष्ट्र का हित है और बच्चे का भी हित है। क्लियर? आप सहमत हैं मेरी बात से?
होने ही चाहिए फ्रेंड्स। बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इस तरह मूल्यांकन के द्वारा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया के सुधार अथवा सीमाओं का पता लगाया जाता है। इस तरह से क्या होता है, जब हम जांच करते हैं तो पूरी जो पढ़ाई है, पूरी जो पढ़ाई लिखा उसमें जहाँ पता चलता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम उससे उसकी जो बॉर्डर, जो लास्ट बॉर्डर है, जो सीमा है, उस तक पहुंच पाते हैं कि अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम है तो हमको यहाँ पर सुधार करना होगा, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है तो हमें यहाँ पर कुछ सपोर्ट करना होगा। अधिगम व्यवस्था के मूल्यांकन हेतु शिक्षण पर पूर्व निर्धारित उद्देश्य के आधार पर मानदंड प्रशिक्षण विकसित करने पड़ते हैं। हम इसके बेस पर क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं, समझते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनके बेस पर हम अपने क्राइटेरिया को फिक्स करके रखते हैं कि हमें यहाँ तक अगर पहुँचना है तो हमें किस किस चीज़ों को करना होगा, हमको पूर्व अनुमान रहता है। जैसे कोई इंसान कोई चीज़ करता है तो लॉस उठाता है तो उसको एक आकलन होना चाहिए कि अच्छा कहाँ तक हम लॉस जाएगा, कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो उसको लॉस वहीं तक लेना चाहिए जहाँ तक वो सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज उसको फिर लॉस नहीं उठाना चाहिए। तो ये तो एक सीखने, बिजनेस और तमाम चीज़ों की बात थी। शिक्षा में भी हमको हर एक मानदंड को ध्यान में रखते हुए बच्चों के विकास पर कार्य करना चाहिए। क्लियर? सिंपल बातें हैं, एकदम साधारण रूप में। आप शांति से अगर बात को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे और लिख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, चाहे प्रश्न कहीं से भी पूछे, किसी तरीके का पूछे। मैं आपको पूरा होल मुद्दा सिखाती हूँ ताकि प्रश्न आपको उत्तर आप देने के लायक खुद बन जाओ। मैं तो पूरी स्टोरी आपको बता दूंगी कि है क्या मैटर एक्चुअल में। ठीक है, अब देखिए, अब हमने अभी तक परिभाषाएं देखी, कुछ संबंधित और बातें देखी। मूल्यांकन प्रक्रिया होती क्या है, क्या हो रहा है, ये जानते हैं। तो इसमें 3 मेन चरण होते हैं। एक उद्देश्य होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, जहाँ तक हम पहुँचने के लिए कार्य करते हैं। फिर उसके बाद अधिगम का अनुभव होता है, क्योंकि आप अनुभव से ही सीखते हो, एक्सपीरियंस से ही सीखते हो, प्रैक्टिस से सीखते हो। और फिर मूल्यांकन के लिए कुछ उपकरण चाहिए होते हैं। ये 3 चीज़ों को मिलाकर हम मूल्यांकन के प्रोसेस को आगे अग्रसर हर एक स्तर पर लागू करते हैं। आइए चलते हैं, तो पहला देख लेते हैं उद्देश्य का निर्धारण और परिभाषीकरण। ये क्या है? बालक की सामाजिक स्थिति, जो है बच्चे का सोशल स्टेटस है, बच्ची का, जैसे आपका भी एक सोशल स्टेटस है, जहाँ आप भी रहते हैं तो पता चलता होगा ना कि फलाने व्यक्ति की लड़की है, फलाने व्यक्ति का लड़का है, इस घर में रहता है, ये करता है। तो आपका भी एक, आपके अभी अभी छोटे हैं, मान लीजिए, जो भी है, शादी ब्याह नहीं हुआ है, जो भी है, जिसका हो गया है, तो बच्चे हैं, सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनका एक बना ना कि हाँ ये पीढ़ी जनरेट होकर समाज में निखर के आई ना, तो बालक की जो सामाजिक स्थिति है, ठीक है, वो और विषय वस्तु, जो कंटेंट की प्रकृति है, शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर उद्देश्य को बनाना चाहिए। आप अपने उद्देश्य को जो बच्चे के लिए बना रहे हो, बच्चे को उस उद्देश्य की भूख लगवा रहे हो, तो वो उसके स्तर के हिसाब से, उसके विषय वस्तु के हिसाब से, उसकी सामाजिक स्थिति के हिसाब से टीचर को सोच कर ये बातें वहाँ पर कहनी चाहिए, करनी चाहिए। व्यवहार परिवर्तन के रूप में हम देख सकते हैं कि उद्देश्य को सफल रूप से तभी निर्धारित कर सकते हैं जब उपयुक्त तथ्यों को भली प्रकार से, हम उनके उद्देश्य को या उनसे संबंधित बातें तभी कहते हैं जब हम उनको भली प्रकार से जानते हों। हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? जब हम उनको जान रहे हैं, उनको 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने से जान रहे हैं, तभी तो हम एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि हमको एक्चुअल में क्या करना है। हम किसी के बारे में से कोई बात नहीं कह सकते, और कोई अधिकार भी नहीं है हमें कि हम किसी के बारे में कोई भी गलत बात बोले जब तक हम उसको जानते नहीं हैं। ये अच्छा एक बिहेवियर नहीं होता है। तो शिक्षक भी जब बच्चे के उद्देश्य को बना रहा है, उनको सिखा रहा है, उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए बोल रहा है बार बार, तो लेकिन ये तब कर सकता है जब उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में टीचर को पता हो। यहाँ पर है, मूल्यांकनकर्ता को यह स्पष्ट के रूप में ज्ञात होना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन किस और किस सीमा तक लाना है। उनको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को हमको किस ओर ले जाना है और किस डायरेक्शन तक, किस बाउंड्री तक पहुँचाना है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट कहीं खो गया है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए टीचर उसमें क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि जैसे बच्चे हैं तो अपनी जो उनके अंदर खूबियाँ होती हैं ना, वो उनको पता ही नहीं होता है कि वो करना क्या चाहते हैं या कर क्या रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इससे क्या होता है कि हमें जानने में सरलता होगी और व्यवहार में फिर हम उसके बेस से परिवर्तन ला पाते हैं, देख पाते हैं। अच्छा, हमने पढ़ाया, कार्य किया, मेहनत की, तो रिजल्ट मिला कि नहीं। वैसे मैंने आपके पीछे इतनी मेहनत करती हूँ, अपना टाइम निकाल कर आपके साथ वक्त देती हूँ, तो मुझे भी तो रिजल्ट की वो रहती है कि अच्छा मेरे साथ पढ़ाए हुए बच्चे कितने सारे पास हुए, कितना क्या दिक्कत हुई, तो मुझे भी एक डाटा चाहिए होता है कि नहीं चाहिए। इसलिए तो कहती हूँ खूब मेहनत करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। अतः उद्देश्य की भली प्रकार से पहचान लेने और निर्धारित कर लेने से मूल्यांकन की ओर हम अग्रसर होने चाहिए, ताकि हम सीखें, जानें। और उद्देश्य को परिभाषित करने, विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों में समान रूप महत्वपूर्ण होता है। फिर हमको जानना, व्यवहार को समझना, विषय वस्तु को समझना और अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन आपका तभी अच्छे से हो पाएगा जब आप अपने उद्देश्य को फिक्स। अरे फ्रेंड्स, एक सिंपल सी बात है कि जैसे आपको प्राइमरी में जाना है, तो इसलिए तो बोल रही हूँ, प्राइमरी से संबंधित सारी बातें बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ। या किसी को और मान लीजिए कोई एडिशनल में कर रहा है, कोई और कोर्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए ना क्या कि उसका
डेस्टिनेशन कहाँ है, कितनी दूरी तय करना चाहता है, कहाँ तक जाना चाहता है, तो उसी के हिसाब से वो अपने मूल्यांकन के बेस पे हर चीज़ को जांचता चलेगा कि मैं आखिर अब तक कहाँ पहुँचा, या मैं अब तक कहाँ पर खड़ी हूँ, कितने पानी में मैं खड़ी हूँ। क्यों नहीं पता रहेगा तो फिर आपको कैसे, आप ग्रोथ कैसे कर पाओगे। ठीक है। दूसरा क्या था, अधिगम अनुभव की योजना बनाना। मतलब यहाँ पर है कि कई बार उद्देश्य को पहचान लेने और निर्धारण कर लेने के पश्चात अधिगम अनुभव की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि उद्देश्य तो हम फिक्स कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अधिगम है, जो सीखने के अनुभव हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अधिगम अनुभव से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति के निर्माण होने से होता है जिसमें बालक वांछित क्रिया कर सके, अर्थात वह उद्देश्य के अनुरूप प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर सके। मतलब देखो, आपने कोई चीज़ पहली बार एक बार देख लिया, सीख लिया, और जब उस पर बार बार अमल नहीं किया तो क्या वो चीज़ें आएंगी? सिर्फ जब तक याद है, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 10 दिन, तभी तो याद रहेगा, बाकी आप भूल जाओगे। तो यही कह रहा है कि आपका अधिगम, जो आपने अधिगम लिया, अधिगम लर्निंग की, सीखा, उसका अनुभव कुछ आपको पता चला, आपने कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, कुछ झलका, कुछ दिखा। क्योंकि हम जब कोई चीज़ से पेड़ पौधा लगाते हैं तो हर हफ्ते देखते हैं कुछ बढ़ा, फूल आया, कली आई नहीं, चोट लगती है तो दवा लगाते हैं, फिर देखते हैं ना सूखा कि नहीं सूखा, सही हो रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। तो हमारा अनुभव, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम ये भी सीखते हैं, अच्छा हमने क्या सीखा, हमको क्या मिला, हमने पिक्चर देखी तो क्या सीखा, स्टोरी देखी तो क्या सीखा, क्या पढ़ा, कुछ ऐसा। जब हम एक अनुरूप प्रतिक्रियाएं को व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अच्छा भी ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो ये अनुभव आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। देखिए, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अनुभवों की योजना करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक उद्देश्य पर पहुंचना चाहते हो, आपको बहुत सारे अनुभवों को तैयार रखना होगा और अनुभवों का सहारा लेकर करना होगा। योजना निर्माण के समय बालक की जो एज है, आप योजना जब बना रहे हो तो बच्चे की जो आयु है वो ध्यान रखो, बच्चे का लिंग ध्यान रखो, उसका परिवेश, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, किस आर्थिक स्थिति से है, क्या सामाजिक स्तर उस बच्चे का होगा, उसके बेस पे सोचो, कहीं उसको जो है झेप ना लगे और रुक ना जाए। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आप उन्हीं के बेस पर शिक्षण सामग्री, विधि, साधन, माध्यम की व्यवस्था करो, ताकि वो भी सुचारू रूप से उसमें इन्वॉल्व हो पाए और सीख पाए, उसका भी उसमें मन लग पाए। आगे चलते हैं। इसी के बाद तीसरा जो पॉइंट है वो समझते हैं कि माध्यम से मूल्यांकन का जो उपकरण है वो क्या है। तो अनुभव की योजना तैयार हो गई, मतलब पहले हमने जो है उद्देश्य बनाया, फिर अनुभव के हिसाब से देखा, फिर अब हम जो है योजना तैयार होने के बाद मूल्यांकन करता है कुछ उपकरण के साथ सीखना होगा। अरे मतलब विधि लगाओ, कैसे करोगे? तो कुछ चयन विकास के प्रयत्न करना चाहिए। इन उपकरणों के प्रयोग में साथी एकत्रित करने चाहिए, साक्ष्यां यानी कि प्रूफ होता है, एकत्रित करने चाहिए, और इन साक्ष्यों के बेस के आधार पर परिवर्तन का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें पुराने सालों के कई सारे रिकॉर्ड देखने चाहिए, फिर पिछले 6 महीने का हमको देखना चाहिए कि कितना हुआ, क्या हुआ, उसके बेस पर हम जो है जो मूल्यांकन कर रहे हैं। उपकरण में क्या ले आओगे? ये तराजू, नपना, ये थोड़ी ले आओगे। उपकरण का मतलब है कि जब हम 6 महीने से पढ़ा रहे, साल भर से पढ़ा रहे, कार्य कर रहे, तो पिछले 6 महीने से अब के 6 महीने में कितनी ग्रोथ हुई। पिछले में बच्चा अगर 5 लेवल पे था तो आज बच्चा अगर 3 लेवल पे पहुंच रहा है, तो 2 का गैप हो रहा है। फिर चलो हम इससे एक आकलन लगाएंगे, पहले मेरी 5th रैंक आ रही है, मेरी 3rd रैंक आ रही है, 3rd से फिर हम 1 पे पहुँच जाएंगे, तो देरी नहीं लगेगी। तो ये उपकरण है जिसके बेस पर हम अपने जो साथियों का मतलब एकत्र करना कि पिछले का जो रिकॉर्ड रहा है, पिछली जो चीज़ें रही हैं, उनको कलेक्ट करके उनके बेस पे एजम्पशन लगा पाते हैं कि ये चीज़ें हो रही, जिनके बेस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, मूल्यांकन हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेंज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सब पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पीडीएफ मैंने मेंटेन किया हुआ है, आपको हर बातें बहुत क्लियर बताऊंगी। परेशान नहीं हुए, धैर्य रखिए, हर एक चीज़ पता चलेगी। आज मैंने मूल्यांकन की शुरुआत कर दी है। आज की क्लास को फ्रेंड्स मैं यहीं पर ओवर करना चाहती हूँ। आपको 20 से 22 मिनट की क्लास यहाँ पर मिल रही है, 25 मिनट 30 मिनट की भी क्लासेस बीच बीच में होगी। यूपी टेट की क्लास चलेगी शाम को 9 बजे। जो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, हिंदी से मैंने स्टार्ट किया, ज़रूर देखें, पढ़े लिखे, मस्ती करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। छोटे कोर्स हैं, यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 3 महीने में सारा कोर्स आपका कवर करके 2 महीने में आपको पूरा कोर्स भी कवर करवा दूंगी। आप अपना सीखेंगे, दोस्तों के साथ सीखेंगे तो मज़ा भी आएगा, एंजॉयमेंट रहेगी। और हम जल्दी से, जैसे सारे सेमेस्टर 2 सेमेस्टर कर लिया, ऐसे 2 और कर लेंगे, बेस्ट से बेस्ट, हमारा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यही मोटिव, यही उद्देश्य, यही मेरी एक इंटेंशन है कि मैं अपने द्वारा जो बच्चों को दिक्कतें आ रही, जो नहीं पढ़ पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी छोटी सी हेल्प कर पाऊँ, उनको एक मुद्दा, एक हिंट दे पाऊँ कि हाँ उनको ये चीज़ अपने तरीके से भी समझ में आए और मैं उनको गाइड कर पाऊँ। यही मेरी एक सोच है जिसके द्वारा मैं कार्य में लगी हुई हूँ। आई होप मेरा कार्य सफल होगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट और समर्थन रहेगा फ्रेंड्स तभी। कोई प्रॉब्लम होती है तो बी फ्रेंड, एकदम जेन्युइनली आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछे कि मैम ये दिक्कत है, वो कैसे करना, हम आपको बता देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।